नोटबंदी की सालगिरह पर सबसे बड़ी बहस देख रहे हैं आप। लालू जी से हम पूछेंगे, लालू जी के पास चलते हैं। लालू जी, आप कह रहे हैं हर मोर्चे पर फेल है, लेकिन सभी मंत्री और केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं वो उपलब्धियों का बखान करते नजर आए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद तो ये कहते नजर आए कि देह व्यापार तक जीएसटी नोटबंदी के बाद घटा है। वो बता रहे हैं कि नोटबंदी से देह व्यापार कम। अब बात सुनो ना, रविशंकर जो बोल रहे हैं तो हर मोर्चा पर ये फेल हो गए। अब बैंक का इनका खजाना खाली हो गया, इनके चहेतों ने रुपया निकाल लिया, मालिया निकाल लिया, कौन कौन निकाल गया, अंबानी निकाल लिया, अदानी निकाल गया। तो फिर नौजवान बेरोजगार के पास पैसा तो था नहीं उनको देने के लिए बैंकों के पास। तो इन्होंने सारे देश के पैसा, इस देश में हजारों वर्षों से कैश से लेन देन होता है, काम होता है कैश से, हर घर में कैश रहता है, इस सब का कैश जमा करवा लिया। और बड़े बड़े जो लोग थे उनको मौका दिया कि भाई आप लोग जमा करवा लो, हम बदल रहे हैं रात को, वाइट करवा लो। तो सब वाइट करा लिया। इनके पास कोई तर्क इन लोगों के पास नहीं है, चाहे इनके मंत्री हो, संतरी हो या नीतीश कुमार हो, बीजेपी के भी टीम नीतीश हो, तो इनके पास कोई तर्क नहीं है। अब बताओ, वो जो रविशंकर है, जूनियर टू मी, वो मेरा असिस्टेंट सेक्रेटरी था पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में। ये मोदी था सेक्रेटरी, मैं था प्रेसिडेंट। ये बोल दिया कि नोटबंदी से ही फायदा हुआ है कि देह व्यापार में कमी आ गई है। ये बताओ, ये कहाँ रिसर्च कर रहा है? भारत सरकार का मंत्री बेहुदापन बयान दिया देह व्यापार के मामले में, कह दिया कि देह व्यापार में कमी आ गई। मुद्दों पर जो बात होती है तर्कपूर्ण बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप भी सिर्फ वही बात कह रहे हैं जो विरोधी होने के नाते कहा जाता है, और सत्ता पक्ष की ओर से भी सिर्फ दावा किया जा रहा है। तर्क नजर नहीं आ रहा है, तथ्य नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ नोटबंदी के बाद भी आपने कहा था, अंकल पोटजर तक आपने कहा था पीएम मोदी को पिछले साल। तो बताया था अंकल पोजर हैंग्स पिक्चर एंड ही नेवर हैंग्स पिक्चर, ही अपसेट द होल हाउस, पूरे फैमिली को, सारे लोगों को। तो देश को ही इज सिमिलर टू अंकल पोजर, आई एम रिपीटिंग अगेन। ठीक है, ठीक है। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, क्योंकि एक्सपर्ट व्यू जरूरी है कि यहां सियासत में मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर शब्द आपके पास बेहतर हो तो एक दूसरे पर जुबानी वार करते रहिए, लेकिन जनता जाना चाहती है तर्क। तर्क हमें मिलेगा एक्सपर्ट के पास। नवल किशोर चौधरी, क्या नोटबंदी से वाकई सत्ता पक्ष के पास मौका है कि वो बता सके कि हमने इतनी उपलब्धि हासिल की है, या फिर विपक्ष के पास मौका है कि नोटबंदी को पूरी तरह से नाकाम करार दे? देखिए, सच बीच का है। सच वह नहीं है जो सत्ता पक्ष सामने रख रहा है और जनता को विश्वास करने के लिए कह रहा, और सच वह भी नहीं है जो विपक्षी पार्टियां जिस हद तक कह रही। ये मिक्स्ड बैग है अचीवमेंट्स का और फेलियर्स का। मैंने उस दिन भी कहा था शुरू में, साधारण इकोनॉमिक्स है। अगर 86% कैश विड्रॉ होगा सिस्टम से जी, तो डिस्पोजेबल इनकम, जो बाजार में व्यय हम करते हैं, उस आय में भारी कमी आएगी और मांग घटेगी भारी। और अगर मांग घटेगी तो उत्पादन घटेगा, और उत्पादन घटेगा तो रोजगार घटेगा। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है, और ये हुआ।
तो क्या इसके लिए सरकार, इसका मतलब इसके सरकार के पास एक अलग प्लान रहा होगा ना, क्योंकि उसे भी पता रहा होगा कि ये होगा, या आप मानते हैं कि विपक्ष जो कह रहा है हड़बड़ी में की गई, हड़बड़ी में की गई? देखिए, सरकार के पास क्या प्लान था मैं नहीं जानता, और क्या उद्देश्य थे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर 86% कैश अगर मनी सप्लाई आप घटाएंगे तो डिमांड घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा, सिंपल कैंशन इकोनॉमिक्स, उत्पादन घटेगा, रोजगार घटेगा, और ये हुआ। ठीक है, अजय झा जी के पास मैं आता हूं सर, आपके पास नवल किशोर जी आता हूं। अजय कुमार झा, मैं आपसे समझना चाहूंगा, नोटबंदी के बाद जो स्थिति बिगड़ी, विकास दर घटी, जीडीपी को नुकसान हुआ, उत्पादन में जो कमी आई और उस वजह से रोजगार पर असर हुआ, ये सब कुछ जो चेन है जो नवल किशोर जी बता रहे हैं, क्या सरकार इससे जानती नहीं होगी? और ये बिलीव करना बहुत मुश्किल होगा कि सरकार या इतनी बड़ी टीम जो होती है नौकरशाहों की, वो नहीं जानती रही, वो जान रही थी, इसके पास क्या दूसरा प्लान नहीं था? और दूसरी बात, क्या हम ये मान लें कि सिर्फ ये इकोनॉमिक करेक्शन भर है, इस वजह से हम मान लें कि विकास दर में कमी आई है, फिर ठीक हो जाएगा? कि हम लोग जब भी नोटबंदी पर बात करते हैं तो इसको आइसोलेशन में रख करके बात करते हैं। नोटबंदी दरअसल में कोई एक आइसोलेटेड मूव नहीं था सरकार का, ये सरकार का उस मूव का हिस्सा था जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म करने का निश्चय सरकार ने कर रखा था, और ये आवश्यक था कि उसमें से ये कैसे स्टेप्स लेते हैं। और अगर आप ध्यान दें तो सरकार ने इसके कई स्टेजेस में स्टेप्स लिए, और ये पहले से ही शुरू हो गया, ये करीब 5वां 6ठा स्टेज था उनका। इसके पहले वो जनधन योजना लागू कर चुके थे, उसके बाद वो डीबीटी वाला मसला तेज हो गया था, इसके बाद आप इनकम डिक्लेरेशन वाला स्टेज भी आया, फिर मोबाइल लिंकेज, इसके अलावा आधार कार्ड लिंकेज। मैं आता हूं नित्यानंद जी, आपके पास आता हूं। एक बड़ी योजना के तहत सरकार ने किया जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म का एजेंडा था। अब इसमें नोटबंदी उसका एक हिस्सा बना। नोटबंदी अपने आप में सीधे ब्लैक और व्हाइट करके हम नहीं देख सकते हैं, बात सही है चौधरी साहब ने ठीक कहा कि वो उसके ग्रे एरियाज हैं, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि 86% जो 500, हम ये माने कि आपने कदम बेहतर उठाया, लेकिन कदम उठाने की जो नीति रही, जो रणनीति रही, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही। जी क्या बताया आपने, क्या पूछा? जो आपके मुताबिक ये कदम इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए जरूरी था, और अगर जरूरी था तो क्या ये कदम उठाने में, स्ट्रेटेजी बनाने में कुछ कमी आई जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ? देखिए, ये इस तरह के स्ट्रेटेजी को अगर आप कहें तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। देखिए, थोड़े ही दिनों के बाद हमारे हिंदुस्तान में जो हुआ उसका थोड़े दिनों, 1-1.5 महीने के अंदर ही वेनेजुएला में हुआ, और वेनेजुएला को वापस लेना पड़ा। तो हमारे यहां लागू इसके अलावा और किसी दूसरे रास्ते से किया नहीं जा सकता था। अगर आप डिक्लेयर करते कहीं भी किसी जिस मकसद से लागू, ठीक है, निकलती और ये फेलियर होता। तो सरकार ने जो किया रास्ता उसके पास वही था, और जो परेशानी होनी थी वो थोड़ी हुई, लेकिन लोगों को विश्वास था कि ये एक सफल प्रयोग होगा, और उससे हम आज के डेट में यह कह नहीं सकते हैं कि यह फेलियर हुआ। ठीक है सर। प्रोफेसर बीके सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आता हूं, रांची स्टूडियो से हैं। बीके सिन्हा साहब, जिस मकसद के साथ नोटबंदी हुई, क्या आप मानते हैं कि उस मकसद को हमने हासिल कर लिया? 100% ही नहीं, लेकिन कुछ हद तक या बहुत हद तक? सुमित जी, जहाँ तक नोटबंदी से होने वाले लाभ या हानि का प्रश्न है, तो मेरा ऐसा मानना है कि नोटबंदी विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक रणनीति थी सरकार की। अच्छा। और उस रणनीति के तहत सरकार जो कुछ हासिल करना चाहती थी, हम कह सकते हैं कि सरकार उसमें कामयाब रही, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया शुरू की गई यूपी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले। तो मुख्य रूप से नोटबंदी का जो मुख्य कारण हम देखते हैं, वो मुख्य कारण उत्तर प्रदेश का चुनाव था। अच्छा, मतलब चुनावी फायदा उठाने के लिए ये सब कुछ किया गया, ये आपका कहना है। ठीक है सर, वक्त का मैं इसलिए छोटा छोटा जवाब मैं चाहूंगा आप सबसे। प्रदीप जैन साहब, आप निवेश सलाहकार भी हैं, क्या ये हम माने कि जो मकसद था
और इकोनॉमिक रिफॉर्म का, और जाहिर है उस रिफॉर्म का असर निवेशकों पर पड़ेगा, आने वाले दिनों में उन्हें फायदा मिलेगा। तो आने वाले दिनों में फायदा मिलेगा जी मेरे हिसाब क्योंकि से नोटबंदी के बाद एक साल तक तो निवेशकों का रुझान बहुत कम हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा धन जब बैंकिंग चैनल के अंदर चला गया तो वो चैनल से पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर में, सिक्योरिटी मार्केट के अंदर में आसानी से डाइवर्ट होने लगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि शेयर बाजार के अंदर में काफी तेजी है। प्राइसिंग बहुत हाई होने के बावजूद भी लोग लगातार निवेश कर रहे हैं, क्योंकि व्हाइट इकोनॉमी, लीगल इकोनॉमी जो है काफी स्ट्रांग हो गया है। यानी कि हम साथ में ये भी मानता हूं मैं कि नोटबंदी के सरकार के जो भी मकसद थे वो मकसद के अंदर में सरकार मोटा मोटी फेलियर रही है। अच्छा। चाहे आज आईवास चाहे जो भी करे, आईवास चाहे जो भी करे। नित्यानंद जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए एक्सपर्ट व्यू है, ये सियासत से ऊपर उठकर व्यू है। सिद्दीकी जी ने कहा और उसके पहले लालू जी बोले, और लालू जी ने कि विकास नहीं, बिल्कुल जैसे विकास, जब विकास दर की बात आई है, विकास दर की बात आई है, तो यह तो था ही कि नई व्यवस्था लाने के लिए 2, 4, 6 महीने के लिए कहीं थोड़ी सी विकास दर में उतराव और चढ़ाव होगा, और वह दिखाई भी पहराया तो पहले से अनुमानित था। लेकिन आज जिस प्रकार से विकास दर फिर बढ़ने लगा है, आईआईपी में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जिस प्रकार से 1.27 का जो बढ़ोतरी हुआ है, यह दर्शाता है, जो आज विदेशी निवेश हो रहा है, यह प्रमाणित कर रहा है कि यहाँ रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं, उत्पादन भी बढ़िया है, विकास दर भी हो रहा है। अभी जो ठीक है, सिद्दीकी साहब जवाब दीजिए। उछाल के साथ मैं छोटा छोटा जवाब, वक्त कम है इसलिए माफी चाहता हूं मैं। जी सिद्दीकी साहब, नित्यानंद जी जवाब ले लेते हैं सिद्दीकी साहब से। आपने जो आंकड़ा पेश किया और आप कह रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव था, वो हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में बेहतर होगा। सिद्दीकी साहब, क्या हम उन थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव को भूलकर एक साथ ये सुविचारित? हाँ नहीं, बात असल है कि मेरी एक बात को तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि विकास दर तो हर वर्ष जो है वो जारी होता है, तो विकास दर में घटोतरी हुई है नोटबंदी के बाद। दूसरा, मैंने कहा कि अगर काला धन या काला धन वाले पे कार्रवाई करना था तो पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स, अब पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं इनकी बात को सुनता हूं। ये आदत डालिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में ये आदत, पेशेंस होना चाहिए सुनने की। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दुनिया में जहां भी नोटबंदी हुई, एकाक शासक तो बेचारे मारे गए और दूसरे शासक जो है उनकी सत्ता पलट गई। तो मुझको लगता है कि इसमें नोटबंदी के कारण, खास करके हम बिहार के दृष्टि से देखते हैं, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, टी गार्डन से सारे लोग बेकार होकर चले आए यहाँ। और ये यहाँ के एमपी भी हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। तो नहीं, लेकिन इनका क्या, सिद्दीकी साहब, इनका कहना है या सत्ता पक्ष का कहना है कि ये क्षणिक था, और कई एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि ये क्षणिक था, तात्कालिक था। ये एक इकोनॉमिक रिफॉर्म के तहत कोई स्टेप उठता है तो उसमें कुछ होता है ऐसा असर, आप बड़ा कदम उठाते हैं। एक देखिए, ऐसा देखिए, जब भी कोई काम बड़ा किया जाता है तो सुविचारित किया जाता है, मगर ये ढोल पीटते हैं ज्यादा, काम करते हैं कम, देश को नुकसान पहुंचाते हैं ज्यादा। अब जैसे ये नोटबंदी हो या जीएसटी हो, हमेशा ये कहेंगे कि मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट है। अरे भैया, फ्रीडम एट मिडनाइट, ठीक है, मैं मेरे पास वक्त कम है, अलग है इसकी मैं यही खत्म करूंगा। लेकिन नित्यानंद जी, नित्यानंद जी, मैं चाहूंगा जवाब आप देते जाइए सिद्दीकी साहब को। बहुत 10 सेकंड सर। मैं सीधी कहना चाहता हूं कि नोटबंदी के माध्यम से इस देश की अर्थव्यवस्था में पाकिस्तानी साजिश के तहत जो 50,000 करोड़ रुपए समाहित कर दिए गए थे, क्या वह
अर्थव्यवस्था को डैमेज नहीं कर रहा था क्या? नोटबंदी किए बिना उस पर लगाम हो सकता था क्या? नहीं, लेकिन नित्यानंद जी ये मेरा भी मानना है कि आप एक हर तिमाही 3 माही में विकास, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, मोदी जी को कहिए चाय पीकर तो कांग्रेस मुक्त और आप जैसे पार्टी मुक्त इस देश को बिल्कुल बना दिए हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। और 70 साल में 60 साल, अरे भाई और मोदी जी को कहिए ना शामिल रहे हैं, इस्लामाबाद सरकार में रहे हैं, तो जो 60 साल तक गरीबी नहीं जो अर्थव्यवस्था मिटाई, उस गरीबी ना मिटाने वाले अर्थव्यवस्था को आदरणीय प्रधानमंत्री ने पटरी पर ला दिया। यहाँ भी होना है। आप यह मानते हैं ना? ठीक है, मैं यही शो खत्म करूंगा, वक्त कम है बहुत। नोटबंदी का जो हश्र हुआ देश के खजाने में गरीब भारत में भी होगा तक पहुंच गया है, इसमें कहीं कोई शक है क्या? ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट जो जानते हैं और मान रहे हैं कि ये बीच का आप मानकर चलिए, नोटबंदी से ज्यादा नाकामी भी नहीं और ज्यादा कामयाबी भी नहीं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी मैं यही क्लोज करता हूं सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस बड़ी बहस में, इस प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। मेरा भी ये मानना है और ये तथ्य जो हम लोग सर्च करते हैं, जो आपके सामने पेश करते हैं, मुश्किलें हमें आ रही हैं, तो अगर सरकार खुद तथ्य ला दे तो हमें भी मुश्किल नहीं होगी और आप भी खुद जान लेंगे कि साहब ये हुआ है। क्योंकि हम अगर कहीं से अलग अलग डाटा इकट्ठा करते हैं तो हमें भी कठिनाई होती है। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि सरकार की ओर से एक प्रॉपर आंकड़ा आए, प्रॉपर तथ्य आए कि साहब 1 साल में हमने ये उपलब्धि हासिल की और ये हासिल किया जाना है, और जो हमने लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य तक हम यहां तक पहुंचे हैं। सियासी जुमलेबाजी अलग बात है, वो अच्छा लगता है रैलियों में, भाषणों में, लेकिन लोग अगर 3 महीने तक दौड़ लगाते रहे बैंक और एटीएम में तो वो जानना चाहेंगे कि साहब आपने हमको खड़ा करवा दिया, बदले में इस देश को और हमें मिला क्या, ये बताइए। आप देख रहे थे प्राइम डिबेट। नमस्कार।